गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे नोडल एनालिसिस की। जब हम लोग नेटवर्क एनालिसिस पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने केवल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करके मेश एनालिसिस किया था, है ना, लूप एनालिसिस। अब हम लोग जो काम करेंगे वो करेंगे नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में हम जो नियम का इस्तेमाल करेंगे वो है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि किसी नोड पर सम एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि करंट अप्रोचिंग टुवर्ड्स नोड विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड करंट लीविंग द नोड विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव। साइन उसका हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ऐसा पॉजिटिव करंट और नेगेटिव करंट ऐसा कुछ नहीं है। अलजेब्राइक सम की हम बात कर रहे हैं तो अलजेब्राइक सम में नोड की तरफ अप्रोच करने वाली जो करंट होगी उसका जो हम साइन कन्वेंशन के अनुसार साइन लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और जो नोड से दूर जाएगी उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये पेन, एक मिनट। अगर ये कोई नोड है इस नोड पर, नोड का नंबर हमने दे दिया 1, इस नोड पर अगर ये करंट I1 आ रही है और इधर की तरफ I2 जा रही है और इधर की तरफ I3 जा रही है, तो किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार I1 को हम पॉजिटिव रखेंगे, नोड से दूर जा रही है I2, नोड से दूर जा रही है I3 माइनस रखेंगे। दिस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, या दूसरे शब्दों में I1 बराबर I2 प्लस I3, है ना। तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो मेश एनालिसिस जब हम करते हैं, जब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो हमें करंट मिलता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जब लूप में हम सॉल्व करते हैं तो एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स लिखते हैं, तो पोटेंशियल्स का सम लिखते हैं। उसमें करंट अगर किसी रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है तो आई आर वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर हमें उस लूप में बहने वाली करंट का मान मिलता है। और जब हम नोडल एनालिसिस करेंगे तो नोडल एनालिसिस में जो चीज़ मिलेगी हमें वो इस नोड का पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग उसको भी करके देखेंगे। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो हमारा कन्वेंशन है, अगर ये रेजिस्टेंस R हो, यहाँ पर पोटेंशियल V1 हो, यहाँ पर पोटेंशियल V2 हो, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन ये हो, आप कुछ भी मान सकते हैं। मानने का मतलब कि इफ़ करंट I इज़ फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम V1 टू V2, इसका मतलब V1 का ग्रेटर पोटेंशियल है, V2 का लोअर पोटेंशियल है। तो आप ये लिख सकते हैं V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R। अगर कोई V2 माइनस V1 बाई R भी लिख देगा तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जो आंसर आएगा उसका आंसर जो आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें एक माइनस साइन ऐड हो जाएगा। तो आप चाहे V1 माइनस V2 अपान R रखें या V2 माइनस V1 अपान R रखें, आपके न्यूमेरिकल वैल्यू जो करंट का जो एम्पलीट्यूड निकलेगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जैसा कि हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जब करते थे तो करंट का डायरेक्शन हम लोग चाहे जैसे लेते थे, चाहे ऐसे लेते थे, चाहे ऐसे लेते थे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी हम डायरेक्शन लेते थे, लेकिन जो आंसर निकल करके आता था दोनों से एम्पलीट्यूड सेम निकल करके आता था, बशर्ते साइन का फ़र्क आता था। जैसा करंट फ्लो हो रहा होगा, अगर उसी डायरेक्शन में हमने लूप कंसिडर किया है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसका अपोजिट अगर हमने लिया है तो वहाँ पर माइनस आंसर आता था। ये हम लोगों ने उदाहरण भी करके
देखे हुए थे। तो आपकी मर्जी, आप v1 माइनस वी टू अपान आर ले करके चलें या v2 माइनस वी1 अपान आर ले करके चलें, आपके आंसर पे, आपके इक्वेशंस पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप चाहे जो ले सकते हैं। तो इन जनरल अगर मैं करंट का डायरेक्शन ऐसे मान रहा हूँ तो मैं इसको ग्रेटर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट और इसको लोअर पोटेंशियल मान रहा हूँ, और इसको मैं मान रहा हूँ v1 माइनस वी टू अपन आर। तो ये कन्वेंशन हम लेकर के चलेंगे। दूसरी बात कि जो कन्वेंशन हम एक में लेकर के चल रहे हैं वो हमेशा वही कन्वेंशन रखें। ऐसा ना हो कि एक नोड पर आपने v1 माइनस वी टू अपान आर रखा और दूसरे नोड पे v2 माइनस वी1 अपान आर रखा, तो गलती होने की संभावना आपने गलती कर दी, संभावना बढ़ क्या जाएगी, आपने गलती कर दी। तो एक ही कन्वेंशन लेकर के चलें थ्रू आउट योर एनालिसिस। तो एक नेटवर्क है, एक पाई नेटवर्क है। पहला नोड यहाँ पर जेड बी जो सेल का इम्पीडेंस है, सेल का इंटरनल इम्पीडेंस स्मॉल बी है। दिस इज इम्पीडेंस जेड ए, दिस इज जेड बी, दिस इज जेड सी and this is load ZL. तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कुल 3 नोड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक ये जो नोड नंबर 3 है, ये नोड तो अगर हम ये बैटरी का ये वाला सिरा है, लोअर पोटेंशियल वाला सिरा है, तो कह सकते हैं कि ये 0 पर है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का पोटेंशियल अपने को पता नहीं करना, ये 0 पर है। हमारा पोटेंशियल यहाँ पर रिज्यूम किया हमने E1 है और यहाँ पर E2 है। ओके, इसको हम थोड़ा अलग लिख दें, नहीं तो नोड के नंबर्स, नोड का नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3। ठीक, तो ये चूंकि इस ग्राउंड से कनेक्टेड है नोड नंबर 3, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये 0 पोटेंशियल पर है। इस पर पोटेंशियल निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। 2 पोटेंशियल बचते हैं, पोटेंशियल एक E1 बचता है और E2 बचता है। अब हमें इक्वेशन बनानी है। तो हमने कहा कि जब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो अननोन क्या है, वहाँ पर करंट अननोन है, तो करंट में इक्वेशन बनती है और वहाँ पर करंट हमको सोल्यूशन के फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर पोटेंशियल अननोन है और पोटेंशियल हमें मिलेगा। देखते हैं, यहाँ पर भी एजम्पशन वही है कि माना कि करंट का डायरेक्शन इस लूप में, पहले लूप में ऐसे है, दूसरे लूप में ऐसे है, तीसरे लूप में ऐसे है। ठीक है, तो अब नोड 1 पर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, ई बी इसका पोटेंशियल है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 मान लिया हमने, तभी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ई बी के बराबर है। यहाँ पर पोटेंशियल E1, तो अगर इसमें एक करंट फ्लो हो रही है, नोड 1 की तरफ जा रही है, तो दैट मस्ट बी ई बी माइनस E1 डिवाइडेड बाई जेड बी। नोड 1 के लिए हम इक्वेशंस लिख रहे हैं। दूसरा, इस अगर दूसरे लूप को देखें तो इसमें करंट ऐसे जा रही है और यहाँ पर करंट ऐसे आ रही है। तो ये करंट सपोज नाम दे दें थोड़ी देर के लिए I1 और I2 और I3। तो I1 मस्ट बी पॉजिटिव, I2 शुड बी पॉजिटिव एंड I3 शुड बी नेगेटिव, क्योंकि I1 और I2 नोड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और I3 नोड से दूर जा रहा है। ठीक है ना, पहली करंट ये हो गई, I1 जो फ्लो हो रही है उसका मान EB माइनस E1 अपॉन ZB होगा जाहिर तौर पर। I2 का मान कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल अपने को पता है 0 है, करंट इधर से इस नोड 3 से E1 की तरफ जा रही है, प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि I2 पॉजिटिव है, 0 माइनस
E1 डिवाइडेड बाई ZA, ठीक है। अगेन माइनस साइन, क्योंकि I3 अब नोड से दूर जा रही है, तो I3 कितनी होनी चाहिए, दूर जा रही है, डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर है, तो V1 माइनस V2 अपॉन R, तो कितना होना चाहिए, इसको होना चाहिए E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई ZB, क्योंकि ये इम्पिडेंस कितना है, ये इम्पिडेंस ZB है। इसको मैं थोड़ा और साफ लिख दूं, अगर ये इम्पिडेंस ZB है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1, नोड 1 के लिए जो इक्वेशन हमने लिखी है ये वो है। तो ठीक, अब इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, E1 के कोफिशिएंट एक जगह कर सकते हैं, E2 और EB के कोफिशिएंट एक जगह कर सकते हैं, है ना। तो अगर देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, माइनस E1 अपॉन ZB, वन से E1 को हम कॉमन ले लें, जहाँ जहाँ E1 है इसको EB ही रखें तो बेहतर है। EB अपॉन ZB, यहाँ पर माइनस E1 है, यहाँ पर माइनस E1 है, और यहाँ पर माइनस E1 है। माइनस E1 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1 अपॉन Z स्मॉल b प्लस 1 अपॉन ZA प्लस 1 अपॉन ZB प्लस E2 बाई ZB इक्वल्स 0। अब ये प्लस E2 कैसे हो गया, एक माइनस यहाँ पर है, ये ब्रैकेट आप चाहें तो लगा लें किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए, से बचने के लिए, ठीक है ना। ये E1 ये ब्रैकेट यहाँ भी लगा लें, ये ब्रैकेट यहाँ भी लगा लें। अब ठीक है ना। तो EB अपॉन ZB ये क्या है भाई, सेल का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय सेल का इंटरनल इम्पीडेंस, यानी कि ये एक करंट हमको बता रहा है। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज नथिंग बट करंट, ओके। तो ये इक्वेशन थोड़ा सा और इसको अरेंज कर लें, तो ये इक्वेशन कैसे बन गई, ये बन गई माइनस, ठीक है, माइनस को हम हटा सकते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ पर और माइनस यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास सुविधा है, हम मिटा सकते हैं यहीं पे, तो ये बन जाएगा E1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन Z स्मॉल b प्लस 1 अपॉन Z कैपिटल A प्लस 1 अपॉन Z कैपिटल B माइनस E2 डिवाइडेड बाई ZB इक्वल्स EB अपॉन Z स्मॉल b। तो पहले नोड के लिए ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार ये इक्वेशन बन गई नोड 1 के लिए, ठीक। इसको मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि फिर से, या ठीक है फिर से हम बना लेंगे, उसमें कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर नोड 1 था, ये ZB है, ये ZA है, ये ZC है, नोड 2 नोड 1 ZL ZB और EB। करंट की डायरेक्शन हमने ऐसे मानी है तीनों में, तो नोड 1 के लिए इक्वेशन हमने लिख लिया। अब नोड 2 के लिए अगर इक्वेशन लिखें, यहाँ पर पोटेंशियल हमने सपोज E2 माना हुआ है और यहाँ का पोटेंशियल E1 है, दिस इज माई नोड 1, दिस इज माई नोड 2 एंड दिस इज नोड 3। तो नोड 2 पर अगर हम देखें तो नोड 2 पर ये करंट जो हमने माना हुआ था I3 उधर से आ रहा था, अप्रोच कर रहा है ना, ये इसका डायरेक्शन ऐसे है। ZC से करंट नोड 2 पर E2 की तरफ आ रही है और एक करंट E2 से ZL की तरफ जा रही है, यानी कि दूर जा रही है। तो यहाँ पर भी दो करंट E2 की तरफ अप्रोच कर रही हैं और एक करंट E2 से दूर जा रही है। तो इक्वेशंस हम अगर लिखें
तो E2 की तरफ आने वाली करंट को हम पॉजिटिव लेंगे। एक करंट आ रही है कौन सी, यहाँ से आ रही है E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई ZB। एक करंट आ रही है ZC से E2 की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस E2 डिवाइडेड बाई ZC, और एक करंट दूर जा रही है तो वहाँ माइनस साइन लिखेंगे। E2 माइनस 0 इधर जा रही है तो 3 नंबर पे पोटेंशियल क्या है, जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा। E2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई ZL इक्वल्स 0। अब इसको भी हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो E1 के कोफिशिएंट को एक जगह रख लें और E2 के कोफिशिएंट को एक जगह रख लें। E1 के कोफिशिएंट को एक जगह रखा, E1 डिवाइडेड बाई ZB बचा, माइनस E2 के कोफिशिएंट अगर हम एक जगह रखें 1 अपॉन ZB प्लस 1 अपॉन ZC और प्लस 1 अपॉन ZL इक्वल्स 0। या थोड़ा सा अब सिमिलर दिखाने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, सिमिलर दिखाने के लिए हम यहाँ पर इसको माइनस और इसको प्लस लगा रहे हैं। किससे सिमिलर दिखाना चाहते हैं हम सिमिलर दिखाना चाहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। जब हम लोग इक्वेशन लिखते थे तो हमको क्या मिलता था, कुछ ऐसा Z11 I1 प्लस Z12 I2 प्लस, है ना, एंड सो ऑन। अगर ज़्यादा लूप हो तो इक्वल्स पोटेंशियल के EB पोटेंशियल के बराबर मिलता था। Z21 I1 प्लस Z22 I2 ऐसे मिलता था। और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि Z12 और Z21 बराबर होते थे और विद नेगेटिव साइन होते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें, दोनों इक्वेशंस को, एक इक्वेशन ये रही इसमें E1 के साथ कौन कौन जुड़ा है, देखिए E1 के साथ वहां पर क्या था, I1 के साथ कौन कौन सा, पहले लूप में आने वाले सभी इंपिडेंस। यहां पर नोड E1 से कनेक्टेड सारे इंपिडेंस आ रहे हैं, 1 अपॉन ZB, 1 अपॉन ZA और 1 अपॉन ZB। Z स्मॉल b और Z कैपिटल B अलग अलग हैं। तो E1 से जुड़े सारे इंपिडेंस आ रहे हैं। अगर हम पहला नोड देख रहे हैं तो माइनस के साथ क्या आ रहा है, माइनस के साथ आ रहा है पहले और दूसरे नोड के बीच में जो कॉमन इंपिडेंस है वो आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए E2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, E2 के साथ 1 अपॉन ZB प्लस 1 अपॉन ZC प्लस 1 अपॉन ZL। E2 से कौन कौन जुड़ा है, E2 से जुड़ा हुआ है ZB, E2 से जुड़ा हुआ है ZC, E2 से जुड़ा हुआ है ZL। और माइनस साइन के साथ कौन आ रहा है, E1 और E2 के बीच में जो कॉमन इंपिडेंस है वो आ रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इक्वेशन लिखना अगर हम चाहें आंख बंद करके इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे हम वहाँ लिखते थे Z11 I1 प्लस Z12 I2, अगर 2-3 वेरिएबल का है या 2 वेरिएबल का है, इक्वल्स E1 जो पहले लूप का वोल्टेज होता था। इसी तरीके से दूसरे के लिए Z21 I1 प्लस Z22 I2 इक्वल्स E2 जो कि दूसरे लूप का वोल्टेज होता था ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक और चीज़ ध्यान से दें तो EB अपॉन ZB, वहाँ पर हमको मिलता था केवल EB, यहाँ पर मिल रहा है EB अपॉन ZB। तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस अगर हम करना चाहें, नया टर्म क्या इंट्रोड्यूस करना चाहें, ऑलरेडी सारा कुछ मेंशन है, आप लोग जानते हैं। 1 upon impedance is nothing but admittance। तो 1 upon जो भी ZA है कैपिटल में उसको हम एडमिटेंस लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमारी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी उसी फॉर्म में आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी। E1 के साथ कौन कौन जुड़ा था भैया,
E1 के साथ जुड़े थे y स्मॉल b प्लस y कैपिटल A प्लस y कैपिटल B। देख लीजिए, 1/ZB, 1/ZA और 1/Z कैपिटल B। ठीक है। माइनस साइन था, दोनों के बीच में जो कॉमन इंपीडेंस, और दूसरा इक्वल्स y स्मॉल b ई बी। y कैपिटल B E1 प्लस दूसरे के साथ जो अब जुड़े हुए थे वो कौन कौन थे, YB, YC, YL इक्वल्स 0, क्योंकि दूसरे लूप में किसी भी प्रकार का वोल्टेज सोर्स नहीं था। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। इसको भी अगर हम उसी फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं y11E1 प्लस y12E2 इक्वल्स I1, y21E1 प्लस y22E2 इक्वल्स I2। ये जनरलाइज कर दिया हमने, जहाँ पर y11 क्या होगा, सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेज कनेक्टेड विद नोड 1। y12 क्या होगा, द इम्पीडेंस विच इज कॉमन बिटवीन नोड 1 एंड नोड 2। y21 विल बी सेम, 2 के बीच में जो कॉमन होगा। y22 जो भी एडमिटेंस दूसरे नोड से कनेक्टेड हैं उनका सम। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जैसा अब ये दो इक्वेशन बन गई, दो अननोन है, इसको हम लोग हल कर लेंगे, क्रैमर डिटर्मिनेंट रूल से हल कर लेंगे और हमें पोटेंशियल का मान मिल जाएगा। तो चाहे हम नोडल एनालिसिस करें, चाहे हम मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस करें, किसी भी तरीके से हम हल करें हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में हम लोगों को कुछ बात समझ में आई होगी। नोडल एनालिसिस चूँकि छूटा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम आपके गूगल क्लासरूम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस हल कर सकते हैं आज की। तो अब जब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, y11E1 प्लस y12E2 इक्वल्स I1 और y21E1 प्लस y22E2 इक्वल्स I2, तो अब जैसा कि हम पहले करते हैं, क्रैमर डिटर्मिनेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको E1 निकालना है तो E1 विल बी व्हाट, E1 विल बी, फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट्स के साथ, और यहाँ पर y12 और यहाँ पर आ जाएगा y22, और नीचे मिल जाएगा हमें y11, y12, y21 और y22। ठीक इसी प्रकार से अगर हम E2 निकालना चाहें तो हमें मिल जाएगा, सेकेंड कॉलम को अब हम रिप्लेस करेंगे, दिस विल बी y11 I1, y21 I2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर y11, y12, y21 और y22। तो चाहे हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर लें, चाहे हम क्रैमर डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल कर लें, आपने देखा कि वहाँ जब हम KVL लगाते थे तो यहाँ I1 बराबर, यहाँ पोटेंशियल्स और Z12, 11, ये इस तरीके की मैट्रिक्स बनती थी, डिटर्मिनेंट बनता था। यहाँ जब हमने KCL लगाया, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया, तो यहाँ पर हमें जो अननोन राशि थी वो थी उस नोड का पोटेंशियल, वो हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं।